बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम में जी नाज़रीन आज ख़बरें भी शामिल करेंगे, कुछ बात करनी है शहर में जारी मनसूबाजात के हवाले से। जो तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं कितने कम्प्लीट हो गए हैं और कितना वक्त मज़ीद इसके लिए दरकार है, और मज़ीद अगर कुछ मनसूबे पाइपलाइन में हैं तो वो कौन कौन से हैं। सो हम आगे चल के बात तो करेंगे, कुछ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आगाज़ करते हैं, हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतराफ़, जिसे आप कन्फेशन भी कह सकते हैं और इसको एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं, यानी अपनी गलतियों का एतराफ़ मानना और दूसरे की खूबियों को तस्लीम करना, उसका एतराफ़ करना, ये बहादुर लोगों का काम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिस शख्स के अंदर जो भी खूबी मौजूद है, वो दोस्त है या वो दुश्मन है, आपने उसकी खूबी को बयान किया। यानी वो लोग के जो अगरचे काफिर थे, लेकिन अगर उनमें कोई खूबी मौजूद थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुफ्र के बावजूद उनके उस खूबी को बयान किया। और आपने ये भी फरमाया कि वो लोग इस्लाम के बाद वो लोग अच्छे हैं कि जो इस्लाम से पहले भी अच्छे थे, यानी उनके अंदर इस्लाम से पहले भी खूबियाँ मौजूद थीं और वो खूबियाँ ज़्यादा पॉलिश होकर ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इस्लाम के बाद सामने आ गई। तो ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखिए कि बेशक किसी से आपका जितना भी इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, मज़हबी इख्तलाफ है, ख़ानदानी इख्तलाफ है, लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद भी किसी की खूबियों का इनकार कभी मत कीजिए। इसलिए कि अगर आप किसी की खूबियों का इनकार भी कर देंगे तो उसकी खूबियाँ कोई उसकी ज़ात से ख़त्म नहीं हो जाती। और इसी तरह अगर आप अपनी ख़ामियों का एतराफ़ नहीं करते तो इससे आपकी अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचता है। इसलिए कि अगर आप अपनी ख़ामियों, अपने नकाइस और अपनी गलतियों, कमज़ोरियों का एतराफ़ करके आगे चलते हैं तो आप आइंदा अपने आप को उन कमज़ोरियों से बचाते हैं। अगर आप एतराफ़ ही नहीं करते तो गोया कि आप अपने आप को इंसान नहीं, किसी और बड़े मकाम पर आप अपने आप को फ़ाइज़ ख़याल करते हैं। तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये है कि खुले दिल के साथ, वुसअत क़ल्बी के साथ दूसरों की अच्छाइयों का एतराफ़ कीजिए और अपनी ख़ामियों और अपनी कमज़ोरियों का भी एतराफ़ कीजिए। इसलिए कि इस ज़िंदगी के सफ़र में ये दो ही बातें होती हैं कि अगर आप एतराफ़ करके चलते हैं, वो शख्स के जो आपका दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, वो आपकी आला ज़र्फ़ी को तस्लीम करेगा, उसको मानेगा कि हाँ वाकई इख्तलाफ के बावजूद भी ये वो शख्स है कि जिसने हमेशा मेरी खूबियों को माना, तस्लीम किया और अपनी ख़ामियों को भी तस्लीम किया। ज़िंदगी का सफ़र इस तरह गुज़रता है। आदम का तरीका यही है, इब्लीस का तरीका ये नहीं है। इब्लीस कभी भी अपनी गलतियों को मानता नहीं है और आदम अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और फिर वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने दुश्मन, दोस्त, ख़ानदान के लोग हों या ख़ानदान से बाहर के लोग हों, सब की खूबियों का एतराफ़ किया और दिल खोल कर तारीफ़ की। अगर किसी में कोई खूबी मौजूद है, दिल खोल कर उसकी तारीफ़ की। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि दूसरे कि जब हौसला अफजाई होती है तो उसमें भी एक जज्बा और शौक़ पैदा होता है। वो माशरे के लिए मज़ीद बेहतर किरदार अदा करता है। अगर हौसला शिकनी हो, किसी की अच्छाई को अच्छाई न कहा जाए, तो इससे होता क्या है कि माशरे में जो तामीर का और जो नेकी का सफ़र होता है वो रुक जाता है। बिलाशुबा जी ऐसे ही है, अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे और अच्छे कामों को सराहेंगे नहीं तो वो फिर एक आगे बढ़ने वाला अमल जो है वो रुक जाता है और मोटिवेशन भी उस तरह से नहीं मिलती है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं जो शहर में मनसूबाजात चल रहे हैं और फिर इसके अलावा जो मज़ीद शहर में तरक्याती फ़ंड्स जारी किए गए हैं उससे बेहतरी क्या आएगी और कब हम उनको देखेंगे, उन फ़ंड्स पे इम्प्लीमेंट होकर कुछ हमें समरात भी नज़र आना शुरू हुए हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है शहर में जो शाहकाम और शेरा वाला मंसूबा है वो किस हद तक मुकम्मल हुआ और मौजूदा उनकी सूरत हाल क्या है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रामे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली।
क्या हाल चाल है आप? अली, ये तरक्याती काम हमेशा से हमने देखा कि हुकूमतें अपनी फेवर के लिए करते हैं, और फिर ये जो अभी फ़िलहाल दो तीन काम चल रहे हैं ये नज़र हो गए, क्योंकि हम हुकूमतों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन हमने मॉनसून में भी देखा काम कहीं ना कहीं रुक के हुआ, जैसे तैसे हुआ। ऑलमोस्ट शेरावाला मुकम्मल, शाहकाम पे भी अभी अभी हम देख रहे हैं काम चल भी रहा है। क्या सूरत हाल है मौजूदा? देखिए, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था ना, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब जब ख़ास तौर पर तरीके अदम एतमाद वफाक पर भी आई, पंजाब के ऊपर भी आई, तो जब ये सिचुएशन चल रही थी तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी एक दफ़ा सहम गए कि अब पता नहीं क्या होगा मुस्तकबिल में, कौन सी हुकूमत आती है, मौजूदा हुकूमत के साथ क्या होगा। तो वो जो सियासी एक कशमकश चल रही थी उसी की वजह से बजट रोक लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम रोक दिया। उसने कहा कि अगर वो काम मुकम्मल करता है तो हो सकता है जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो उसको पे ही ना की जाए। तो इस कशमकश में आके प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हुए। खैर, जो शेरावाला फ्लाईओवर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद शाहकाम है वो भी 95% उसका काम कंप्लीट है। उसके लिए मज़ीद जो डेवलपमेंट का बजट अगर उसकी रिमेनिंग रहता है तो वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था गुलाब देवी अंडरपास के बाद जो आपने एक फ्लाईओवर है अरफा क्रीम टावर के साथ बनाना है, वो अब प्रोजेक्ट डिले का शिकार, वो उसमें बहुत डिले आ रहा है। और डिले की वजह ये कि उस पर अब प्रायोरिटी शायद मौजूदा हुकूमत की नहीं, हालांकि क्योंकि ये PTI के दौर में ही ये प्रोजेक्ट जो है उसको बाकायदा शुरू किया गया था। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो पुल बनाया गया है अरफा क्रीम टावर के साथ बहुत पुराना हो चुका है, और इसके साथ एक एडिशन कर दिया जाए, क्योंकि जो लाहौर से एक ट्रैफिक का फ़्लो आता है और वो कसूर की तरफ जाता है तो वो पीक आवर्स में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गाड़ियों की एक लंबी लाइन होती है। सही। तो इसके लिए फैसला किया गया कि एक नया पुल बना दिया जाए। तो उसके पिलर जो है वो तो खड़े कर दिए उन्होंने, लेकिन अब मज़ीद ऊपर उसका 50% काम जो है वो अभी भी रहता है, और उसके लिए अब बजट रिलीज़ करना है। वो अब क्योंकि LDA की सिफारिशात होंगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बजट रिलीज़ कर देगा। अब दूसरी तरफ बात यह है कि अगर आप बजट रिलीज़ नहीं करते तो इससे प्रोजेक्ट डिले होगा, डिले होने से उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब जो कॉस्ट आपने एक प्लानिंग कमीशन जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का PC1 बनाया जाता है तो उसमें फिर उसकी कॉस्ट में ऊपर नीचे उसका उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आता है कि कॉस्ट मटेरियल की वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि डिले आता है तो आपका ख़ास तौर पर डॉलर रेट जो है वो आजकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम देख रहे हैं। तो वो इन चीज़ों से प्रोजेक्ट जब डिले होगा तो उसका इम्पेक्ट आपके फाइनेंशियल बजट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपने बजट में एलोकेशन अगर 100 पर रखे हुए हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर उसमें से 50 रुपये इजाफा होता है वो 50 आपने अरेंज करने तो नहीं आपने अरेंज, वो अरेंज करने के लिए आप फिर छोटी बड़ी जो स्कीमें हैं जो कि नज़रअंदाज हो रही हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है, आप उनसे वो बजट निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दूसरे का गला घोंटने के मुतरादिफ है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिस एरिया में बनना हो वो उन लोगों की मोस्ट प्रायोरिटी पे हो, लेकिन आप उसका बजट निकाल के इनको देते हो। तो ये एक समहाउ चलता रहता है इस तरह का सर्कुलेशन, उधर से निकाल के बजट उधर दे दिया। सही। अली, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमें दुर्रे नायाब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल शुक्रिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। मुझे बताइएगा, शेरावाला और शाहकाम दो बड़े मंसूबा जाते हैं, कितना काम मुकम्मल हुआ? सॉफ्ट ओपनिंग हमने देखा कर दी गई, ट्रैफिक भी गुजरी है शेरावाला की। अगर हम बात करें मुकम्मल तौर पर इफ्तिताह कब होगा, कब काम कंप्लीट हो जाएगा, अभी की मौजूदा सूरत हाल? जी जी दुर्रे नायाब, आप सुन पा रहे हैं? दुर्रे नायाब से हम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जानना ये है कि दोनों मनसूबा जात, क्योंकि दुर्रे नायाब हमें रोज़ाना की बुनियाद पर क्या यहाँ पर कितना काम चल रहा है अपडेट करते रहते, एक बार फिर से हम रब्ता करेंगे। लेकिन अभी अली मुझे बता दें, ये जो तरक्याती काम जितने भी चलते हैं, हुकूमतें इस पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं? हुकूमतों की अटेंशन ना होना किस तरह से इन कामों को मुतासर करता है? क्या डायरेक्टली इम्पैक्ट यही आता है कि जहाँ कहीं से ऊपर से चाहेंगे काम वो जल्दी होकर हमारे सामने हो जाए? देखिए, जब PTI की गवर्नमेंट थी, अब उनका बजट चल रहा था तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, इत्तेहादियों की हुकूमत आ गई पंजाब के अंदर। तो उस वक्त कोशिश ये की गई कि जो PTI के प्रोजेक्ट्स थे उनको आप रोक लो और वो बजट निकाल के अब मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं उनके हलकों को दे दो। सही। प्रायोरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ होती है कि उन हलकों में बजट ना खर्च किया जाए जहाँ पे उनका सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, ये गलत बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। बुनियादी अच्छा, आपको हम सब यहाँ क्या पे है? तो ये तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं ना, माजरत के साथ
सेहत रिलेटेड मंसूबों में भी यही किया जाता है? हेल्थ सेक्टर में भी प्रायोरिटी होती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में इस तरह फोकस नहीं करते कि वो उसमें किसी सियासी जमात का असरअंदाज होना, क्योंकि वो एक अवामी फलाह के काम होते हैं। ऐसे ही है। आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके, हल्के में जाके अगर ये चीज़ करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आती है कि वहाँ पे मनपसंद की बुनियाद डेवलपमेंट का काम किया जाता है कि ये एरिया जो है ये PTI का सपोर्टर है, ये नून लीग का सपोर्टर है, तो वहाँ पे तरजीहात आपकी मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होते हैं और वो मुकम्मल भी नहीं होते और उनकी कॉस्ट फिर आए रोज़ बढ़ जाती है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। दुर्रे नायाब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। दुर्रे नायाब, बताइएगा, शेरावाला और शाहकाम 2 बड़े मनसूबा जाते हैं, किस हद तक काम कंप्लीट हो गया? हमने देखा सॉफ्ट ओपनिंग तो हो गई है, बाकायदा इफ्तिताह कब होगा? और अभी क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे काम होना बाकी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जल्दबाजी में इफ्तिताह कर दिया जाता है और बाद में 100 इश्यूज जो है वो निकल आते हैं। कहीं पर सीवरेज का काम नहीं मुकम्मल हुआ होता, कहीं पर अभी सामान मशीनरी वहीं पड़ी होती है। सो इन दोनों मनसूबा जात की अपडेट्स क्या हैं वो हमें बता दें। जी बिल्कुल, आपको भी जान के हैरानी होगी और लाहौर में सुनने वालों को भी हैरानी होगी कि शेरा वाला जो मनसूबा है वो इफ्तिताह तो उसका कर दिया गया था और उस्मान गुजार साहब का जो लास्ट था वहाँ पे 8 क्लब में सॉफ्ट ओपनिंग की तस्वीर रखी गई, बड़ा खूबसूरत मंजर था। लेकिन जैसे ही 31 अगस्त से क्लब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे जो तख्ती लगाई गई थी मौके पे रेलवे स्टेशन वाले चौक पर, वहाँ से तख्ती उतार दी गई। और अगली हुकूमत जो बन रही थी, LDHO के नजर तो रख के बैठा होता है, इन्होंने सियासी आकाओं को खुश करना होता है, तो इन्होंने वहां से तख्ती उतरवा के गायब करवा दी। और जब हमजा शहबाज साहब की हुकूमत बनी तो ये उनको इनवाइट करते रहे कि आप आके इफ्तिताह करें, इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग कर दें। लेकिन जाहिर बात है सियासी तौर पर वो भी स्टेबल हुकूमत नहीं थी, वो भी चली गई। अब 14 अगस्त की बात है कि उससे कमल चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा गया कि जी आप आगे इफ्तिताह करें, मैसेज पहुंचाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी जो है वो आना मुमकिन नहीं हुआ और इसका इफ्तिताह फिर रह गया। अब 3 हुकूमतें इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह न कर सकी हैं, न कर पाई हैं, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि इतना भारी प्रोजेक्ट है क्या ये? तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ट्रैफिक खोल दी है, लोगों को मुश्किलात खत्म हो रही हैं, वहाँ पे फाइनल कारपेटिंग हो चुकी है, सीवर लाइनें चल चुकी हैं और तकरीबन अब समझे कि जो थोड़ी बहुत रंगो रोगन पेंट शेंट करना है इसको, वो फिनिशिंग का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ शाहकाम की अगर बात करें, वो एक ऐसे इदारे को काम दिया गया है जिसको कोई पूछ नहीं सकता, जिससे कोई ये कह नहीं सकता कि ताकीद क्यों हुई है। और उनको सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे पूछें आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो मार्च में खत्म करना था, आज अगस्त हो चुकी है, सफर चढ़ने वाला है, प्रोजेक्ट लेट हो गया, 4-5 महीने कॉन्ट्रैक्टर कहाँ सोया रहा, ये चीजें को पूछने को तैयार नहीं है। और हालात ये हैं कि वहाँ पे भी लोग सफर कर रहे हैं, फिनिशिंग का काम वहाँ पे नहीं हुआ, कारपेटिंग फाइनल वहाँ पे नहीं हो सकी, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हल्की हल्की ट्रैफिक चलानी शुरू कर दी है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो गैर मामूली तखीर का शिकार हो गए। 8 महीने ये जो रुकावटें आपने दुर्रे नायाब मेंशन की हैं, इनकी वजूहात क्या है? क्या तवज्जो नहीं दी जा रही है हुकूमत वक्त की जानिब से? कि अली रामे बैठा है और उसको पता भी होगा, ये मुस्करा भी रहा है कि मेरा इशारा किस तरफ है, कि जब आप सरकार से भारी और तगड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे देते हैं तो फिर आप उनकी मातहती में लग जाते हैं। आप उनसे पूछ नहीं सकते कि जी ये क्यों ताखीर हो रही है, कैसे हो रही है। जो गरीब कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट उड़ा देते हैं, ये उसके गारंटियां जब्त कर लेते हैं, उसको जुर्माने लगाते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और शाहकाम पे तो इनके चलते हैं, शेरावाला में कोई वज़ीर आला इफ्तिताह करने को तैयार नहीं है। लाहौर ब्रिज की बात की जाए जहाँ से रोज गुजर के आती होंगी, जारी बात है, अब वहाँ पे हालात क्या है, मैस हुआ है। लाहौर ब्रिज की तोसी जो कम्प्लीट होनी थी जून में, वो भी नहीं हो सकी, फिर इन्होंने कह दिया अगस्त में होगी, वो भी नहीं होगी। फिर इन्होंने तारीख अब कह रहे हैं कि सितंबर में हम हर पूरा कर देंगे। और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह हम भी यही है, जो रफ्तार है वो सितंबर में भी ये ब्रिज ओपन नहीं हो सकेगा। सही, तो अभी ये जारी मनसूबाजात के हालात ये हैं, तो फिर आने वाले जो अनाउंस किए जा रहे हैं दुर्रे नायाब, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? जी बिल्कुल, मैं एक अली रामे की ही न्यूज़ देख रहा था, इसने एक आध दिन पहले दी है, जिसमें इसने कहा जी कि 25 अरब रुपए जो है वो पंजाब को लाहौर के लिए दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और अगर ये दे दिए गए हैं तो ये कैसे इसकी जो एक्सपेंडिचर होगा। अभी तो इन्होंने पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किए, पहले पैसे जो है वो खर्च किए, डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या यही तो नहीं होगा कि लाहौर को जो पैसे दिए गए वो बाद में
जब उसकी एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो वो किसी और अच्छा, बजट के हवाले से क्या मुस्तकबिल होगा वो तो हम अली से पूछ लेंगे। मुझे बता दे दुर्रे नायाब, वो जो ट्रॉम बननी थी, वो जो वॉक एंड शॉप एरिना का प्रोजेक्ट था, वो अब सब किस्सा पारीना समझे, बस ख्वाबो ख्याल की बातें रह गई हैं वो? जी बिल्कुल, वो और वो जो गुलबर्ग से वो बनना था एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, वो कहाँ, शादरा में एलिवेटेड, हाँ कहाँ गए सब कुछ? जी जी बिल्कुल, शादरा वाला भी अभी तक प्रोजेक्ट जो है वो फ्रीज हो गया, उस पर भी 3-4 प्लान आए और उस पर काम नहीं हो सका। इसी तरह एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो है वो कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चली गई, आज इस बार को भी 11 साल हो गया इनसे, वो उसका संगे बुनियाद ही नहीं रखा जा रहा। ये बात की जाए ट्राम वाला, वो तो ख्वाबो ख्याल में था। वो शहबाज शरीफ जब कुछ होते थे वो तुर्की देख के आए थे, तो उन्होंने कहा जी ट्राम भी चलाएं, फेरी भी चलाएं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद अब आप आगे आए हैं तो लाहौर में अरीना प्रोजेक्ट एक बनाया गया, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट, 6 साल से वो भी नहीं बन रहा और उसकी लागत जो है वो 1.5 अरब से अब तकरीबन 4 अरब क्रॉस करके 5 अरब में पहुंच चुकी है। उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। दीगर प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में सिर्फ कुछ नहीं रहे। अगर बात की पीटीआई गवर्नमेंट ने भी, तो उन्होंने भी 4 साल तकरीबन जाया किए और इसका फिरदौस मार्केट का मनसूबा दे दिया और गुलाब देवी आधा मनसूबा दे दिया। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस भी क्या रही आपके सामने है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे सके, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर सके। लाहौर शहर में ट्रैफिक इशू, लाहौर शहर में पार्किंग के इशू हल कर सके, पेडेस्ट्रियन जो वॉकवेज लोगों को देना है, पैदल चलने के रास्ते नहीं रहे। तो ये हुकूमत कौन से काम करेगी? तो लाहौर तो पिछले 4 सालों में छोटे शहरों की तरक्की की तरफ गया है, वहां पे मेट्रोपॉलिटन शहरों वाली बात ही कोई नहीं रही। आप ये जो वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई साहब, ये देखते हैं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, लाहौर की तरक्की में कितना तो लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जिला, अपना डिवीजन भी तो डेवलप करना है ना। तो अगर सारा फोकस और फंड उनका लाहौर पे रहेगा तो फिर गुजरात में डिवीजन किस तरह डेवलप होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बहुत सारी चीजें अभी लाहौर की तरक्की में रुकावट है जो आने वाले वक्त के साथ कंप्लीट होगी। लेकिन लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट जो है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से इनकी गले में जो है ना वो हड्डी बन के अटकी। ठीक है दुर्रे नायाब, आपका शुक्रिया। दुर्रे नायाब हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हमारे मौजूद थे और शहर में ये जो जारी तरक्याती काम है इनके साथ क्या हुआ ये भी बता दिया। आने वाले मनसूबाजात जिनको अनाउंस करने में इतनी जल्दी क्यों की जाती है अली? अगर यही सब ड्रामेबाजियां होनी होती हैं तो इतने बड़े हमें अखबारों की जीनत बनी नजर आती हैं कि ये जी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बन जाएगा, ट्रॉम चल जाएगी और लाहौर तो पता नहीं पेरिस बन जाएगा। लेकिन ये ऐलानात तो किए जाते हैं आवाम को बताने के लिए कि आपकी सरकार जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग डिफरेंट होती है और वो फाइनली कागजों तक रह जाता है जो कुछ करते हैं। और फिर उसमें मैंने आपको पहले बताया कि प्रायोरिटी देखी जाती है कि किस प्रोजेक्ट से बराह रास्त आवाम को फ़ायदा होगा। एक तो वो प्रायोरिटी होती है और फिर प्रायोरिटीज होती हैं किकबैक्स की। हाँ, वो सबसे पहली बात होती है। वो सबसे पहली बात होती है कि आपको किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा किकबैक्स मिलती हैं और फिर उस पर फोकस किया जाता है कि ये एक प्रोजेक्ट अच्छा है, इस पर कॉन्ट्रैक्टर आपको अच्छी किकबैक्स दे रहा है तो लिहाजा इसको फौरी तौर पर मुकम्मल कर दिया जाए। और दूसरा फिर होता है कि आप पे एक पॉलिटिकली प्रेशर होता है कि आपने किस प्रोजेक्ट की तरफ ज़्यादा जाना है। अब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम था, पीटीआई ने इस पर बहुत तेज़ी से काम किया और उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे ले गए। जो 2 अजला तक एक प्रोजेक्ट महदूद था मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, वो पूरे पंजाब के अंदर उसमें हर वो शख्स जिसका आईडी कार्ड उसके पास पंजाब का है वो अपना इलाज करवा सकता है। ये अवामी फलाह का एक प्रोजेक्ट था, इस पर प्रायोरिटी के साथ हमने मुकम्मल किया। फिर आप जब कॉन्स्टिट्यूंसीज में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आते हैं, फिर आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और इस टाइम प्रायोरिटी सिर्फ पूरे पंजाब के अंदर ज़िला गुजरात है, ना कि लाहौर है, ना कि मुल्तान है और ना ही दूसरे अजला। आपने गुजरात को हंगामी बुनियादों पे ऊपर सिर्फ 5 से 6 रोज़ के अंदर अंदर उसको डिवीज़न बना दिया। मतलब आपके पास प्लानिंग तो है नहीं, आपने बस जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन करने का फ़ैसला किया कि ये ना हो कोई और चीज़ आके वो मुअत्तल कर दे। आपने अपने डिवीज़न को ज़िला गुजरात को आपने डिवीज़न बना दिया और इस टाइम जो वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और वज़ीर आला पंजाब, उनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ गुजरात के ऊपर है कि गुजरात को किसी न किसी तरह पेरिस बना दिया जाए। सही। और लाहौर को जो है वो गुजरात बना दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। जब आप प्रायोरिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट वाइज को आप उनकी पॉपुलेशन की बुनियाद पर बजट नहीं देंगे तो तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अब लाहौर के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है तो लाहौर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल। आपने तो लाहौर का बजट कम कर दिया। आपके पिछले माली साल 2021-22 का बजट जो था वो 65 बिलियन का था जो कि गवर्नमेंट ने रिवाइज किया।
अब ये मौजूदा हुकूमत आई है, तो जो पिछली हुकूमत थी नून लीग की, उन्होंने जब 2022-23 का बजट पेश किया जो करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है अब, उसमें 60 बिलियन से अबव का बजट था लाहौर के लिए, और हमने बाकायदा इस पर खबरें दी कि लाहौर के लिए इतना बजट रखा जा रहा है। तो अब आके जब वो बजट रिवाइज्ड हुआ तो वो 31 बिलियन पे आ गया। तो बड़ी हैरत वाली बात है कि आपने इतना बजट जो है वो कम कर दिया, क्योंकि लाहौर के अंदर 4 ट्रिलियन के आपके मंसूबे कॉस्ट के जो वो जारी हैं, जिनकी अप्रूव्ड कॉस्ट है, अब उस पर बजट आप एलोकेट करें 31 बिलियन। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, बजट एलोकेशन जो की जाती है, कितनी रकम मख्तस की जाती है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं अली से जानूंगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और हम बात करें शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से, और अब आ जाएं जी फंड्स जिनका रोल कितना अहम होता है। अली, सबसे पहले जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, 23 अरब रुपए के फंड शहर लाहौर के लिए रखे गए, जारी कर दिए गए हैं गालिबन, और मुझे बता दें इनका रोल क्या होता है, किस तरह से ये मंसूबा जात में डिफरेंट सेक्टर्स में रूह फूंकने के मुतरादिफ ही हैं, बता दें। देखिए, मैंने आपको पहले ब्रेक से जाने से पहले आपको बताया कि लाहौर का बजट जो है वो 31 बिलियन है। 31 बिलियन में से आपने 23 बिलियन का बजट जो है वो आपने कल रिलीज़ कर दिया। अब बजट रिलीज़ करने के बाद अभी ये ऑनलाइन रिलीज़ किया गया है। अब इसमें जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक वो बजट ले सकते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर 700 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स इस वक्त जारी हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर्स में भी हैं, स्कूल एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में जो है वो चल रहा है। और इस दफ़ा खुशी की बात यह है कि आपने विमेन की डेवलपमेंट का जो बजट था वो आपने बहुत अच्छा रिलीज़ किया। हालांकि माजी में हमने देखा कि डेवलपमेंट में जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरक्की के लिए एक बजट आप एलोकेट करते थे वो बहुत कम थे, और इस साल आपने 50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया। उम्मीद की जाती है कि अगर ये बजट जो है वो 50 करोड़ रुपये ख़वातीन की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उनके जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोग्राम जारी, लाइक हॉस्टल है, डे केयर सेंटर्स वगैरह हैं, तो उसके लिए बजट इस्तेमाल होना चाहिए। और जो कम बजट रिलीज़ किया गया वो स्पेशल एजुकेशन सेक्टर के लिए, ये इंतहाई एक गलत इक़दाम है गवर्नमेंट का कि आप स्पेशल एजुकेशन के लिए लाहौर के अंदर एजुकेशन की तो जितनी टाइप्स हैं उनके लिए आपको डबल ट्रिपल बजट हर साल। अब लाहौर में इजाफी स्कूल्स की ज़रूरत है, आपको नए स्कूल की ज़रूरत है, आपको एडिशनल क्लासरूम्स की तमीर की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे नए कॉलेजेस यहाँ पे दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, कहाँ हर चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है। वो बजट जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया, उसमें एक अहम फैक्टर ये भी है कि आपने इस साल बजट बहुत लेट रिलीज़ किया, आपने 1 महीना लेट रिलीज़ किया, और इसका इम्पेक्ट आपको जून में नज़र आएगा कि आपकी यूटिलाइजेशन किस तरह से स्लो होती है। अगर आप बजट यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो यही बजट आपको या तो सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर ये बजट लैप्स हो जाएगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके आप दोबारा इसकी रीऑथराइजेशन जो है वो करवाते हैं। तो लिहाजा बजट अब रिलीज़ हो चुका है, लेकिन 23 बिलियन बजट लाहौर के लिए बहुत कम है, जहाँ पे आपके 4 खरब के प्रोजेक्ट जारी हों और 700 उनकी तादाद हो। अब इसमें ख़ास तौर पर प्रायोरिटी में बताता हूँ कि वज़रा के घर, जजेस के घर, सरकारी अफसरान के घर, इनको 100% बजट रिलीज़ किया गया कि उनके घरों की रिहेबिलिटेशन हो सके, ब्यूटिफिकेशन हो सके, और जो ताज़ीन और राइश का काम है वहाँ पे वो मुकम्मल किया जा सके। ये होती है प्रायोरिटी आपकी, क्या पहले अपने घरों को सजा लें, बाकी काम बाद में। स्कूल एजुकेशन को बजट आपने ना आपकी एजुकेशन ना आपका हेल्थ सेक्टर, और आपकी प्रायोरिटी क्या है कि घरों की सजावट हो जाए, घरों में दफातर की तज़ीन और राइश। हालांकि ऑस्टेरिटी मेयर्स हैं, आपने ऑस्टेरिटी मेयर्स को अपनाया, और इसी पीटीआई की गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेयर्स में बाकायदा कुछ ऐसे पॉइंट थे उन्होंने किए थे कि आप दफातर की घरों की तज़ीन और राइश नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी भी है। और गुज़ार दौर हुकूमत में मैंने देखा कि कुछ देर के लिए उन्होंने पाबंदी लगा के रखी, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, तो इनकी हुकूमत है, तो इसमें उन्होंने फौरी तौर पर अब टास्क दिया कि जो बजट है वो फौरी तौर पर रिलीज़ हो जाना चाहिए। अब इसमें बजट रिलीज़ हो गया, अब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उस पर यूटिलाइजेशन को फोकस किस तरह से करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने जब पहले उनकी हुकूमत थी तो बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम बना के रखी हुई थी कि चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन PND ये सरबराही करेंगे, और बाकायदा रोज़ाना हफ्ते की बुनियाद पर, रोज़ाना भी और हफ्ते की बुनियाद पर, माहाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब जो है इस पर मीटिंग लेके कि यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है। अब जल्द अज जल्द कोशिश ये की जाए कि बजट रिलीज़ हो चुका है, अब इसको कॉन्ट्रैक्टर्स को देना है तो उनको दें,
जो डीडीओ आपके फाइनेंस के बजट के बैठे हुए हैं वो फौरी तौर पर उनके लाइबिलिटीज़ जो हैं वो चेक उनके क्लियर करें। कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा जाएगा, वो फौरी तौर पर आपका काम जो है वो जल्द अज जल्द शुरू करने की या उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। बजट का 100% मिलना बहुत ज़रूरी है। सही। हमने लाहौर के जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लाहौर के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एलोकेशन आपने बहुत कम की हुई है, क्योंकि लाहौर का बजट आपने डिवाइज कर दिया। जो एलोकेट हुआ था बजट के दिनों में वो अब तब्दील हो चुका है, और तब्दील होने की वजह मौजूदा हुकूमत है कि उन्होंने फोकस ये किया कि जहाँ जहाँ पे बजट ज़्यादा देना है वहाँ पे कम कर दो, ये प्रायोरिटीज़ कहीं और ले जाओ। और वो प्रायोरिटीज़ जा रही हैं आपका वाया गुजरात। गुजरात में मंडी बहाउद्दीन जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो सीएम का वहाँ पे उनका बाई ज़िला है और उनके भतीजे भी वहाँ से एमपी हैं काफ लीग की नशिस्त के ऊपर, तो फोकस अब वो एरिया है। पहले होता था तोनसा और मियाँ वाली, ठीक है भाई पसमानदा इलाके हैं, उन पर बजट खर्च करें आप, लेकिन आप उस शहर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जहाँ की पॉपुलेशन उन शहरों से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अब देखिए आप लाहौर के अंदर जो रोड सेक्टर के ऊपर हाईवे और CNW को जो बजट आप दे रहे हैं वो 15 करोड़ है। ऐसे ही है। लाहौर को इस वक्त सिर्फ जो हाईवे और CNW के जो रोड सेक्टर के प्रोग्राम उसके लिए 2 अरब की डिमांड है उनकी। अच्छा। हमें 2 अरब दें ताकि जो मेन रोड है, लाइक फिरोजपुर रोड अगर कसूर रोड जा रहा है तो ये रोड टूट फूट का शिकार है। जो कसूर लाहौर से कसूर या कसूर से रोजाना लाहौर आते हैं उनके लिए मुश्किलात है। इस रोड को रिपेयर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपका रायवेंड का रोड है, लेक सिटी से आगे आप रायवेंड तक जाते हैं तो उस रोड को आपको डबल बनाना होगा, वो फोकस होना चाहिए आपका। सही। उस पर CNW डिपार्टमेंट ने बाकायदा प्रपोजल भी दी कि हमें बजट जो है वो दें, बजट रिलीज़ कर दिया। अब देखते हैं कि इसका कब तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं। और दूसरी तरफ आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर है, उस पर तशवीश हुई कि जो बजट रिलीज़ कल हुआ है कि सिर्फ उनके लिए 5 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है वो रिलीज़ किया गया। ये हैरत की बात है वैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर में। और आपने स्पेशलाइज हेल्थ केयर सेक्टर को 4 अरब रुपये का बजट दिया। प्रायोरिटीज़ इससे अंदाज़ा लगा सकते कि अब क्योंकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे ना जो PTI ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किए। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, सिर्फ ये देखना है वो कि सिर्फ ये बता अपने टैग लगाने, अपने टैग लगाना कि जो हमने मंसूबा शुरू किया था हम उसको बस मुकम्मल उनका वाहवेला हम कर दें। चले ये भी मान लेते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, तो फिर जो अरफा क्रीम टावर के पीछे आपने 1000 बेड का अस्पताल बनाया था वो कहाँ पे? वो कहाँ है? वो तो वैसे ही अभी हमें ढेर नजर आ रही है मलबे। वो तो आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान पड़ा हुआ है, ऐसे ही है मलबा। अगर वो भी आपका प्रोजेक्ट है कि आपने अनाउंस किया था कि 1000 बेड का एक जनरल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर नया बनाया जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट कहाँ पे? अली अस्पतालों की हालत ही सुधार दें। कल हमने खबर की शामिल के कैंसर के मरीज अद्वियात के लिए रुल रहे हैं, अद्वियात नहीं मिल रही हैं, आप बड़े अस्पतालों की कहाँ बात कर रहे हैं? गलत बात है। अगर मुआहिदा एक नून लीग की हुकूमत में किया गया था तो आप उसको चलने देते। अच्छा अली, अब ये बता दें, फंड्स पे तो कट लगा, कम किए, अब ये जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं इनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार, टाइम की मियाद, और अगर इस्तेमाल नहीं किए जाते तो फिर इनका क्या बनता है? देखिए आपने बजट जो एलोकेट किया हुआ है, एलोकेट करने के मुताबिक आपको 100% ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिलीज़ करना पड़ता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि पिछले से पिछले माली साल के चल रहे हों। जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अभी आप रोक के रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहा है उसको मुकम्मल कर लें। सही। बजट रिलीज हो गया, अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो बजट लेके उसको मुकम्मल करेगा। सही। अब यूटिलाइजेशन, इस पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स को, कि फौरी तौर पर अपनी रोल आ जाता है मुतल्लिका इदारों का कि वो ज़्यादा फोकस करें, डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रब्ता रखें कि आया कहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार है, अगर डिले उसकी कोई वजह है, क्योंकि बाज़ का प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें ख़ास तौर पर लैंड एक्विजिशन का डिले आ जाता है, कुछ अलाइड वर्क्स होते हैं उसमें, लाइक अगर लेस्को का इशू है, सुई नदरन का इशू है, क्योंकि वहाँ पे उनकी पाइपलाइंस होती हैं, उनके पोल्स होते हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट उनकी करनी होती है, इस वजह से कुछ डिलेज आते हैं। लेकिन बजट रिलीज़ करने के बाद अगर आपकी यूटिलाइजेशन बेहतर ना हो तो फिर आपके ऊपर सवालिया निशान है कि जब आपको बजट रिलीज होने के बाद वाले प्रोसेस में जिसमें हमने यूटिलाइजेशन की बात की, हेरा फेरी भी होती? डेफिनेटली, क्यों नहीं होती। जब जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होते हैं, जब उनसे चेक क्लियर करना होता है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई सुन रहा है उसको तो बात समझ आ गई है कि वो चेक कैसे क्लियर होते हैं, तो ये चलती, हम किसी पे इल्जाम नहीं, हम किसी का नाम लेके इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन एक जो प्रैक्टिस चल रही है वो यही प्रैक्टिस है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स है तो वो सुन रहा है तो उसको पता है, अगर कोई वीडियो भी सुन रहा है तो उसको भी पता है कि वो चेक क्लियर कैसे होते हैं, क्योंकि चेक क्लियर होने के बाद
उसी ऑफिसर ने ऊपर तक पैसे पहुंचाने हैं। सही कि जनाब ये हमने 50 करोड़ का चेक क्लियर किया, इसके 10 लाख रुपए जो है वो हम रख रहे हैं। तो इसमें जब आप एजीओ ऑफिस के पास कॉन्ट्रैक्टर जाएगा, एजीओ पहले वो चेक लेगा, चेक लेने के अलग पैसे। अच्छा। जब वो चेक लेके एजी ऑफिस के पास जाएगा, एजी ऑफिस के पास जाएगा, फिर वो आना से कहेगा ना प्लीज़ हमारा ये चेक है क्लियर कर दे। आना कहेगी भाई 5% दो मेरा, वही मैंने कहा बंदर बांड और हिस्सेदारियां शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ें आके डिले करती, फिर आप कॉन्ट्रैक्टर से कभी नहीं इस तरह के सामने आए, और कभी अगर ऐसे सामने इश्यूज आए भी हैं कि इस तरह से आपने ये तमाम काम कराना है, पैसों की हेरा फेरी हो रही है, वहाँ के वहाँ ही दब जाते हैं तमाम मामलात। देखिए, जब मैंने आपको बताया, एक मिसाल दी कि जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो मैं फिर किसी को क्यों बताऊं कि मेरा ये इशू है। मैंने अपना काम निकलवाना, मैंने अपने पैसे निकलवाने, मैं उसका गुस्सा निकालूंगा प्रोजेक्ट के ऊपर। मटेरियल ऐसा लगा दूंगा, नाकस मटेरियल लगा के प्रोजेक्ट जो है वो आपका खड़ा कर देंगे। और वही प्रोजेक्ट 2-3 माह बाद, जैसे ये गुलाब देवी अंडरपास है, वो एक पॉइंट पे आके उसने ब्लश किया, वो सड़क ऊपर हो गई। अगर आप वहाँ से गुजरे हो तो आपको पता होगा कि वो किस तरह से एक छोटा सा एरिया था। बिल्कुल तो फिर ये ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। और जब DGMND के लोग रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो उनको आप रिपोर्ट्स मुहैया नहीं करते, क्योंकि आपका पब्लिक बिल्डिंग लॉ के मुताबिक आपने हर चीज़ का एक टेस्ट होता है, लैब टेस्ट, वो आपने प्रोवाइड करना है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने इस तरह की ईंट इस्तेमाल किया, ये सरिया इस्तेमाल किया, ये सीमेंट इस्तेमाल किया, और लैब टेस्ट रिपोर्ट में इसका क्या क्राइटेरिया था, वो सब चीज़ें आपने देनी। फिर वो आप छुपा लेते हैं। जब आप छुपा लेते हैं, रिपोर्ट देखता है, कौन मानता है, हमें कौन बताता है, यहाँ पे तो जब आप छुपा लेते हैं, फिर जो ऊपर सरकारी अफसरान बैठे हैं वो भी कहते हैं यार छोड़ो इस प्रोजेक्ट। वही ना, एक आम रवैया ये बन चुका है। अच्छा जी अली, अब जो बजट जारी हो गया, जो बजट रह गया, दुआ करें कि वो यूटिलाइज हो जाए, दुआ करें जारी हो गया वो यूटिलाइज हो जाए, ये दुआ है। जो बाकी बजट जारी नहीं हुआ उसका क्या बनेगा? देखिए, वो प्रोजेक्ट जो है अभी, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नए मंसूबे लाए जाते हैं। ठीक है, नए मंसूबे पे पहले ही PTI की स्ट्रेटजी ये थी, जब परवेज लाई साहब ने अपना ओहदा का चार्ज संभाला तो उनको 2 दिन बाद ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा स्ट्रेटजी हमारी ये होगी, जो पहले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस करें। होना भी चाहिए ना, क्योंकि वो जो पहले से जारी उनको मुकम्मल कर दें। अब जो नए मंसूबे हैं उसमें प्रायोरिटीज़ को देखा जाएगा कि वो कितना ज़रूरी प्रोजेक्ट है। अगर वो बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है इसको देखा जाएगा, और वो तरजीहात सिर्फ इनकी अपनी ज़ाती होती हैं ना, ज़ाती भी हो सकती हैं। अगर वो हेल्थ सेक्टर का है तो उस पर फोकस होगा, हेल्थ सेक्टर पे फोकस होगा, क्योंकि रिसर्च जो है वो जो उनकी तरजीहात होती हैं उनको चेंज भी करवा देते हैं। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि चलें हेल्थ सेक्टर, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब आप अस्पतालों के हालात आपके साथ डिस्कस करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं क्या हालात हैं, और फिर अद्वियात नहीं मिल रही, महंगी अद्वियात ब्लैक में लेने पर मरीज़ बेचारे मजबूर हैं, उनको तो अपनी ज़िंदगी बचानी है। सो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से इस पर फौरी तौर पर अमल भी होना चाहिए। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने लेनी है ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट की तरफ हमने बनना है। सेगमेंट में सबसे पहले है टुडेज हेल्दी टिप। आज की हेल्दी टिप क्या है, और हमारे साथ हमारे फिटनेस ट्रेनर रहमान मौजूद हैं, जो कि आज की हेल्दी टिप शेयर करेंगे। ओवर टू यू रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आपका लाइफ कोच, फिटनेस एक्सपर्ट, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिट करने के लिए। आज का प्रोग्राम एक स्पेशल टॉपिक है, एक ऐसा सेगमेंट जो आपको चेंज करेगा। लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद, ये सारे लोगों की बातें सुनने के बाद, 2 बड़े इशू जो मुझे पर्सनली नज़र आते हैं। एक, जो पेट बढ़ाओ या क्या कपड़े खुले पहनने पड़ते हैं। सेकंड, फ्लैबी आर्म शेप अप नहीं है तो वो फुल बाजू पहनने पड़ते हैं, हाफ नहीं पहन सकते, वो क्या जिगलिंग सी हो रही है, मूव कर रहे हैं, फैट लटक रही है। तो हम इसको क्या करें? कोई डोले शोले नहीं बनाने हमने, कोई बहुत ज़्यादा बाइसेप नहीं बनाने हमने, टोनिंग वर्कआउट करना है, फिट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि बड़े बड़े डोले, कोई ऐसा नहीं है, वो भी बड़े देर से बनते हैं, एकदम से नहीं बनते कि 4 ट्रेनिंग है की तो वो सारा कुछ बन गए। तो इसलिए ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लैबी है, मूव कर रहे हैं, यूं ही हिल रहे हैं, क्या यार नहीं होना चाहिए। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपका बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म, आज का वर्कआउट है इफेक्टिव वर्कआउट, होम वर्कआउट कोई भी कर सकता है। इससे कुछ नहीं होता है कि नॉर्मली लोगों के माइंड में बना हुआ है क्या एज लिमिट है। चलो एज लिमिट की बात करते हैं। 14 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो इसको टोनिंग वर्कआउट, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट में आप ले सकते हैं। तो चलें वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली
आपने वार्म अप के लिए पुशअप्स लगाने हैं। पुशअप्स के लिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, वो आपको पता है कैसे लगाने हैं। आज का वर्कआउट इफेक्टिव वर्कआउट बताऊंगा और टेक्निक आपने नोट करनी है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं और आपके लिए एक छोटी सी मिनी बुक रेडी हो जाएगी नॉलेज के लिए। चलें जी, डंबल से स्टार्ट करते हैं। कोई बार नहीं करना, कोई मशीन नहीं करनी, कोई जिम नहीं जाना। तो इसी से पुशअप्स वार्म अप आपने लगा लिए। आप फर्स्ट ट्रेनिंग में डंबल्स हमें चाहिए नॉर्मली। अब फर्स्ट बाइसेप कर्लिंग में 3 डिफरेंट एंगल्स बताऊंगा, इसको आपने नोट करना है। ये प्रोफेशनल एंगल, लेकिन बिगनर के लिए लाइट वेट में परफेक्ट रहेंगे। ओके, बाइसेप फिक्स्ड। ओके, फर्स्ट साइड मूव, बाइसेप फिक्स्ड। नाउ हाफ रेंज में 1 6 6 6, 3 डिफरेंट एंगल, मीन्स कि एक सेट में 18 रैप्स। ओके, 1 2, फुल ऊपर नहीं आ रहा, 3 4 5। ओके, सेकेंड मूव, अब हाफ से आपने आप जाना है। 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट मूव हाफ रेंज, सेकेंड मूव हाफ टू अप, हाफ से ऊपर आपने आप जाना है। 3 4 5, रेजिस्टेंस होगी, आप रोक रहे हो तो मीन्स के बाइसेप में स्ट्रेंथ आएगी। सेकेंड मूव फुल रेंज, 1 स्लो रेंज, 2 3 4 5 6। ये बहुत नॉलेज वाले मैंने आपको बात बताई कि इसको आपने नोट करना है। आप फ्रंट से मैं बताता हूँ। फर्स्ट रेंज 3 रैप्स में, लेकिन आपने 6 करने। 1 हाफ, 2 3। ओके, सेकेंड मूव हाफ टू अप, 1 रोकने, 2 3। ओके, नाउ फुल रेंज। फर्स्ट आपने हाफ लगाया, सेकेंड आपने मसल को हिट किया, हाफ टू अप, आप फुल रेंज। 1 स्लो, 2 स्लो, 3 स्लो। 3 सेट्स आपने करने हैं। एक सेट में 18 रैप्स आपके बनेंगे। कोई डोले शोले नहीं बने, हमने सिर्फ आर्म को स्ट्रॉन्ग करना है और टर्न अप करना है। ये हिले नहीं, फैट ना, ताकि हम अपनी मर्जी के कपड़े तो पहन सकें। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स आपने हिट करना है। ये भी 2 डिफरेंट एंगल्स में होगा। फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन, डंबल्स फ्रंट क्लोज कर लें। नाउ आपने साइड मूव करना है, आप साइड से। ओके, मूव, टर्न, ट्राइसेप। ओके, 8 रैप्स, 2 एंगल्स, 1 2 3, टर्न। रिस्ट टर्न करनी, थोड़ी सी रिस्ट टर्न करेंगे, मसल मूव करो। अगर मैं स्ट्रेट लाता हूँ तो इतना मूव नहीं होगा। टर्न की, आपके मसल्स ट्राइसेप हिट होंगे। 4 5 6 7 8। नाउ बैंड, बॉडी बैंड, बाइसेप फिक्स्ड। नाउ बैक हिट, सेम उसी एंगल में। 2 3 4 5 6, 3 रैप्स फ्रंट से। ओके, 1 2 3। ओके, नाउ बैंड स्विच करना है। 2 एंगल्स मैंने बताए हैं। ओके, 1 2 3, परफेक्ट। 2 ट्रेनिंग, फर्स्ट में 3 डिफरेंट एंगल्स, सेकेंड में 2 डिफरेंट एंगल्स आपने किए। नाउ ये अगेन मैं बता दूं, कोई बाइसेप्स बनाने के लिए नहीं, ये टोनिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, शेप अप के लिए। परफेक्ट कोई भी इसको कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको करना है, किसी को नहीं करना। और बेफिक्र हो कि आप करें, आपको ये कोच आपको बता रहा है कि ये ट्रेनिंग आपने करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सुनने में आता जी डोले शोले तो नहीं बनेंगे, नहीं बनते, सिर्फ हमने स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोर आर्म एंड ट्राइसेप, रिवर्स ग्रिप। फर्स्ट शोल्डर लेवल वाइड, मोमेंट डाउन, फोर आर्म ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए। बाइसेप बड़ा होना स्ट्रेंथ नहीं है, फोर आर्म का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट 6 रैप, ये भी 2 डिफरेंट एंगल, 2 3 4 5 6। नाउ स्ट्रेट पोजिशन, foot position close. Now
इसको क्लोज ग्रिप में ले आए। 1, रिदम आपको फील होती होगी, फोर आर्म, सेकेंड आपका ट्राइसेप होगा। 1 2 3 4 5 6। परफेक्ट एक्सरसाइज। 3 सेट्स आपने करने हैं, 4 सेट्स भी इसमें आप कर सकते हैं। 3 सेट्स आपने करने हैं, 3 ट्रेनिंग्स बताई हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट वेरिएशंस में आपने करना है। एक रिदम में आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है और आर्म्स आपके टोन अप होना शुरू हो जाएंगे। अगर वीक में एक दफ़ा भी करते हैं, 1 में 4 टाइम रिपीट हो गया, परफेक्ट। 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और स्पेशली डाइट का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ऑयली कार्बोनेटेड चीज़ें नहीं करनी, फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने। दिल तो करता है, दिल का क्या है, दिल तो करेगा सारा कुछ पी ले, लेकिन आपने ये करना है क्योंकि आपको अपने लिए सोचना है, अपनी सेहत के बारे में सोचना है, ताकि कोई बीमारी ना लगे और सीजनल कोई इश्यूज़ ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को ख्याल रखें, क्योंकि आपका ये एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता है कि आपने अपना ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी टीम इसी मकसद के लिए काम करती है, ताकि आपको नॉलेज मिले और आपकी सेहत अच्छी रहे। दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं और फीडबैक में हमें हौसला मिलता है, तो इसलिए दुआएँ हमें, हमारी टीम को चाहिए, आपसे चाहिए। हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, आपका फिटनेस एक्सपर्ट इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। खुश रहें, फिट रहें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच रहमान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ज़रूर हमें फ़ीडबैक देना है, क्योंकि जैसे कि रहमान ने कहा कि फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं थायराइड के हवाले से। ये है क्या, इसके अलामात क्या हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि उनको पता नहीं वो थायराइड का शिकार है, इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, और फिर इसका तरीका इलाज क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी। एक्स प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, ENT स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हमारा आज का टॉपिक है थायराइड। बेसिकली ये है क्या? थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के बिल्कुल सामने के हिस्से में लोअर हाफ में ग्लैंड है, सॉफ्ट टिश्यू है। नॉर्मली ये नज़र नहीं आता। नॉर्मल कंडीशन में अगर नेक में ये बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज में बिल्कुल नहीं पता लगता। अगर ये थोड़ा सा फंक्शन ज़्यादा शुरू कर दे या कम कर दे तो पूरी बॉडी का हर सेल इनएक्टिव या एबनॉर्मल हो जाता है। अच्छा। इसका हार्मोन इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बच्चे के नॉर्मल बोलचाल से लेके उसकी नॉर्मल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ भी, मेंटल ग्रोथ, दोनों के लिए अशद ज़रूरी है थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन। ठीक है। और दुनिया में वास्ट मेजॉरिटी लोग इसकी कमी का शिकार हैं। हार्मोन कम बनता है, जिस पे आप आम ही सुनेंगे कि लोगों को जी थायरॉक्सिन डेली खानी पड़ रही है। इसलिए इसका चेक करवाना बहुत लाजम है। ठीक है। एक बच्चा थोड़ा सा अगर ये कम काम करेगा तो ये ट्रिलियन सेल से अल्लाह मियां ने जो खूबसूरत अपनी बेहतर क्रिएचर बनाई है इंसान, हर सेल का फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सही। बंदे की एक्टिविटी कम हो जाएगी, थोड़ा स्लीपी हो जाएगा, वेट गेन करेगा, बाल गिरने लगेंगे, विलादत नहीं हो रही बच्चियों में, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, हर सेल का फंक्शन पोर हो जाएगा। ठीक है। अगर हार्मोन कम हो जाए, इसको हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा फंक्शन शुरू हो जाए तो बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है, जैसे बिल्कुल एक्सेलरेटर है गाड़ी का, बाइक का, ज़्यादा दिया हुआ है तो फ़ौरन बंदे का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। हर वक्त पैल्पिटेशन हो रही है, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो रहा है। बहुत सारी ख़वातीन झगड़ा बहुत ज़्यादा करती हैं, आंखें थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, पैल्पिटेशन, दिल की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ये है कि एबनॉर्मली नॉर्मल से कहीं ज़्यादा काम कर रहा है। ज़्यादा काम करेगा तो वेट काफ़ी कम हो जाएगा, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी। सही। और बंदा बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा सा नज़र आएगा, आंखें काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगी। सही। ये तो है उनकी रिमार्केबल इफ़ेक्ट्स। ठीक है। लेकिन बॉर्डर लाइन पे कमी बहुत आम है। सही। इसलिए चलते चलते रूटीन में साल में एक दफ़ा अगर थोड़ी सी भी आप फटीगेबिलिटी फील कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि थायराइड ज़रूर चेक करवा लिया जाए।
उसमें नॉर्मल फंक्शन के लिए, एबनॉर्मल फंक्शन के लिए थायराइड का इनलार्ज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ठीक है। कई दफ़ा बिल्कुल नॉर्मल विजिबिलिटी है गर्दन के नीचे के हिस्से में, लेकिन थायराइड का फंक्शन या बिल्कुल नहीं हो रहा या ओवर फंक्शन कर रहा है। अगर ये डॉक्टर साहब इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि जब आपको ये सिम्टम्स फील हो तो आपको जो है फौरी तौर पर थायराइड का टेस्ट कुछ कराने हैं? जी, दो तरह की बीमारियां हैं। एक है कि बंदे का वेट यकदम बढ़ना शुरू हो गया, बाल गिरने शुरू हो गए, इनएक्टिव है, स्लीपी है, स्नोरिंग हो रही है, खराटे हो रहे हैं, या अपोजिट पे है कि बंदे का वेट बिल्कुल कम हो रहा है, बिल्कुल पैल्पिटेशन हो रही है, आंखें प्रोमिनेंट हो रही हैं, नींद नहीं आ रही, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चेक करवाएं। सही। इतना ही ज़रूरी है कि अगर थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा नेक के नीचे के हिस्से में बढ़ना शुरू हो गया तो फिर तो अशद ज़रूरी है कि फ़ौरन चेक कराएं। सही। जब सही। ये पता चलता है कि थोड़ा सा नेक में प्रोमिनेंस आ गई, जिसको गिल्लड़ भी बोलते हैं, इस गिल्लड़ को या ट्यूमर को अर्ली पता करने से हम इजीली दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकेशन से अर्ली फेज में थायराइड एनलार्जमेंट को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि दवाइयों से इलाज मुमकिन हो सकता है, तो लोग कहते हैं कि जी थायराइड की दवाई फिर आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, ऐसा है? वास्ट मेजॉरिटी में ये सही बात है कि थायराइड अगर कमी का शिकार है तो ये आम तौर पे खानी पड़ती है, लेकिन 50% लोग, जैसे प्रेगनेंसी में अक्सर ज़रूरत पड़ती है और प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची है, प्यूबर्टी आते वक्त 12 से 13 साल में अगर गर्दन के सामने एक प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही, उसको प्यूबर्टी ग्वाइटर भी कहते हैं कि बच्ची में आम तौर पे 90% मसाइल फीमेल में, थायराइड ग्लैंड डिजीज़ फीमेल में कहीं ज़्यादा है मेल की निस्बत। ट्यूमर भी, थायराइड के फंक्शन का भी कम या ज़्यादा होना फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, फिर इसके इलाज के मुख्तलिफ मराहिल जो हैं वो भी हमारे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि पहले फंक्शन चेक करवा लिया जाए। उसमें 3 चीज़ें हैं, T3, T4, TSH। अगर ये चेक हो जाए तो एब्सोल्युटली पता लग जाता है कि फंक्शन नॉर्मल है, एबनॉर्मल। क्लिनिकल हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री एक MBBS डॉक्टर भी अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से लेगा, फिर पता करेगा कि मसाइल क्या हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर लोग कम थायराइड काम कर रहा है तो डायबिटीज़ का चांस, कोलेस्ट्रॉल हाई होने का चांस, हार्ट डिजीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर छोटी बच्ची जो 12 से 14 साल के दरमियान में है, उसके नेक के सामने एक प्रोमिनेंस चीज़ नज़र आ रही है, फ़ौरन अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाए, थायराइड हार्मोन भी चेक करवाया जाए। ठीक है। एंड दैट्स द बेस्ट टाइम कि चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए टैबलेट देने से वो वहीं रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। अगर हम एनलार्ज होने देंगे तो उसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं। सही। और ये नेक रीजन में, हेड एंड नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड ट्यूमर बनने का, बुरे वाली रसौली जिसको कैंसर बोलते हैं, ये बनने का एपिसेंटर है, कॉमन जगह है। इसलिए निप द इविल इन द बड, शुरू में इसको रोकना बहुत आसान है। सही। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, और इसकी डायग्नोसिस ऑलमोस्ट 99% क्लिनिकली ही हो जाती है। सही। सही। बहुत ज़रूरी है, अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ रहा है और एक साइड पे ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये अच्छी खबर नहीं है। सही। और अगर किसी की आवाज़ भी चेंज हो गई है, क्योंकि एग्जैक्टली ये थायराइड ग्लैंड जो है सांस की नाली के ऊपर लगा होता है। सही। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएगा कि इस मर्ज में जो मुब्तला लोग हैं, खाने पीने में कोई उनको ठंडा, गर्म, सख्त चीज़ें, कोई ममानियत है या फिर किसी चीज़ का परहेज़ करना पड़ता है? परहेज़ उनके लिए वही है जो एक आम बंदे के लिए है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे वाश्ड आउट इफेक्ट है। साइंस में ख्याल है कि यहाँ थायरॉक्सिन की, आयोडीन की कमी, आयोडीन की अगर कमी है साल्ट में, उस नबातात में, उन चीज़ों में, उन डाइट मटेरियल में, तो ये फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि पेशेंट हाइपोथायराइड में चला जाएगा। इसलिए ये बहुत लाजम है, ये अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि आयोडाइज साल्ट ही लिया जाए। ठीक है। ये हर बंदे के लिए, हर उम्र के लिए मुफीद है, बेस्ट है। ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये थायराइड हार्मोन बनने के लिए ज़रूरी है। हम आयोडीन मिले नमक की बात कर रहे हैं। सही। ये सी फूड में बेतहाशा है, अच्छा है,
जितनी भी हमारी पोल्ट्री है उसमें थोड़ा थोड़ा है, रेड मीट में थोड़ा सा है, लेकिन मेनली हमें इसको सोर्स को आयोडाइज साल्ट से पूरा करना चाहिए और आम नमक से बेहतर है आप आयोडाइज साल्ट ही लें। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कोई ऐसी स्टेज जहाँ पर आके आप कहें कि जी अब ये बहुत पुराना हो गया, किसी आपने टाइमली डायग्नोस नहीं कराया, इलाज नहीं, अब इसका ऑपरेशन हल होता है? जी, ये वाहिद बीमारियां हैं जिसके बारे में मेडिकल साइंस का ख्याल है कि 99% कंसेंसस है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जिस तरह ट्रीटमेंट हो रही वैसे यूरोप में हो रही है। अच्छा। और जैसे यूरोप में हो रही है 99% वैसे ही पाकिस्तान में हो रही है। That's great. देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट, देयर नो कंट्रोवर्सीज। सो अगर आपके ये किसी के बढ़ गया है और उसमें गिल्टियाँ बन गई और नीडल का एक छोटी सी बायोप्सी टेस्ट है, उसमें भी मशकूक सेल नज़र आ रहे हैं, फ़ौरन सर्जरी करानी चाहिए। गर्दन के एक साइड पे अगर सिमेट्री में कोई चीज़ बढ़े बॉडी में, वो कम डेंजरस है कि दोनों तरफ एक जैसा बढ़ रहा है और ज़्यादा नहीं बढ़ा। इसको आप थायराइड हार्मोन से, मुख्तलिफ़ किस्म की आयोडीन से, अगर प्रेगनेंसी वगैरह मुकम्मल कर ली है, फैमिली मुकम्मल हो गई है, एक ख़ास किस्म की आयोडीन है जो सेल को जला देती है, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वंस देयर इज़ ट्यूमर और मल्टीपल नोड्यूल बन गए हैं, गिल्टियाँ बन गई हैं, बेहतर आंसर है, बिल्कुल आपने बजा कहा, उसका टाइमली सर्जरी करा ली जाए। ठीक है। जितने छोटे साइज़ में आप करवाते हैं सर्जरी, उतनी कॉम्प्लिकेशन कम। ठीक है, ठीक है। और हमारे यहाँ जदीद इलाज मौजूद है, डॉक्टर साहब ने ये भी वाजे कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें, हमने नाक, कान, गला तीनों से रिलेटेड बात करनी है, तो मुझे ये बता दें कि कहीं पर आपको बेसिक एहतियात की जो बात की जाए ना, वैसे ही हमारा माहौल इतना आलूदा हो चुका है, हम बाहर कहीं जाएं तो ऐसे फील होता है कि सर में भी दर्द होना शुरू हो गई है, या आपको धुएं से ही अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है। एक बेसिक एहतियात जो हमने हर सूरत करनी ही करनी है, वो क्या है? हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, वी कैन डू इट। थोड़ी सी नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रूरी है। हर बंदे में एक आइंस्टाइन छुपा हुआ है, हर बंदे में एक अब्दस्तार एदी मौजूद है। जस्ट हमने शुरुआत करने की देर है। बिल्कुल। यही लाहौर बागों का शहर है जी। हर बंदा साल में एक पौधा लगाए और उसको थोड़ा सा अपने बच्चों की तरह केयर करे। बेसिक हाइजीन का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हाथों को बार बार धोना, जिसको छिंकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, प्लीज़ वो अभी भी मास्क लगाए। बाकियों को लगाना वाजिब है, नफल है, लेकिन जिसको खांसी आ रही है, छिंकें आ रही हैं, प्लीज़ उस पर मैंडेटरी है, वो फ़र्ज़ है। अगर हम हाथों को बार बार धोते हैं, नोज़ गले को फ्लश करते हैं और जो ही हम ऑफिस से काम से घर पहुँचे, पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से बाथ लें, या मिनिमम है कि अच्छे तरीके से वज़ू करें। खुशू खुजूस से, पैशन से किया हुआ वज़ू, हर चीज़ का इलाज मौजूद। और अपनी सबसे ज़्यादा कि फ़िज़िकल हेल्थ पे के साथ साथ 50% फोकस ऑन योर स्माइल। अगर हम किसी की स्माइल का बंदोबस्त करते हैं तो हमारा खुद ही हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही हमें कहा। थोड़ी सी स्पेस देनी है सबको। यही हम लोग हीथ्रो पे उतर के अमेरिका पे, दुबई में इतने सीधे हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने हमारी सही कहा। स्माइल रुकने का नाम नहीं लेती। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ, वी आर ब्रदर्स। सोसाइटी को थोड़ा सा, लीडर्स ने भी अनरेस्ट पैदा की। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने साथ रहना है। हम एक दूसरे के बहन भाई हैं। जितनी स्पेस आप देंगे, ये सुन्नत है कि आप स्माइल करें। बिल्कुल, आप जितनी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, आपके लिए अपने लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, ये बहुत अच्छी है। अब अच्छा मुझे बताइएगा, क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो सारे सिंगर्स जो हैं वो शिकायतें करते हैं, पाकिस्तान में एज सच इतनी पजीराई नहीं है, कोई एज सच प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको शिकायत है? प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो है उसके लिए मेहनत है, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है।
सही। सो आपने आगे बढ़ के क्या करना है? स्टडी कंप्लीट हो गई? स्टडी मेरी ग्रेजुएट एज ए केमिकल इंजीनियर। ठीक है। डूइंग जॉब राइट नाउ और साथ साथ म्यूज़िक को लेके चल रहा हूँ। म्यूज़िक को लेके चल रहे हैं, म्यूज़िक में आ गए, अब क्या प्लान क्या है? प्लान इंशाल्लाह ट्राई तो कोक स्टूडियो की है, उसके बाद में इंशाल्लाह अप्रोच कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, बड़ी अच्छी अपने बात है। ओरिजिनल्स निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये भी मुझे बताइएगा, आप कभी बचपन में सोचा था सिंगर बनना है, और फैमिली में कोई और इस फील्ड में है? नहीं, फैमिली में कोई और फील्ड में नहीं है, लेकिन सोचा बचपन में तो नहीं था, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटीज़ में शौक पैदा हुआ आगे बढ़ के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। कितने बहन भाई हैं आप? मैं 4 बहन भाई। 4 बहन भाई हैं। अच्छा जी, तो ये बताइएगा, स्टडी कंप्लीट करने के बाद इस तरफ आए या बीच में भी साथ साथ? स्टडीज़ के साथ। सही सही। अब मुझे ये बता दें, कोई घर में सेटअप वगैरह लगाया हुआ है? प्रैक्टिस कितनी करते हैं? प्रैक्टिस अब तो 9 to 5 जॉब के बाद ही टाइम मिलता है, तो उसी में प्रैक्टिस होती है। सही, उसी में प्रैक्टिस भी हो जाती है। सो नाज़रीन, बात ये है, सिर्फ मकसद इस तरह के टैलेंट को दिखाने का क्या होता है कि वो लोग जो कि कहते हैं अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, हम म्यूज़िक को टाइम नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्ट को टाइम नहीं दे सकते, ये वो मिसालें हमारे सामने हैं। जो कुछ करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने प्लान कर रखा है कि आपने आगे बढ़कर क्या करना है। सो बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, इसी तरह से आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगेन मैं आपसे जैसे कि कहना चाह रही थी कि ये टैलेंट हमारे पास जो बहुत सारा मौजूद है, हमेशा इसके पीछे क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत। वो लोग जो मेहनत करते हैं वो फिर चाहे कुछ भी करना चाहें वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, हेल्दी टिप तो हमने आपको अपने पहले सेगमेंट में बता दी, लेकिन अब हमने बढ़ना है आज के टोटके की तरफ। सो टोटका क्या है जी? इस्बगोल का इस्तेमाल आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है? हम अक्सर शोज़ करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं, रिसेंटली एक शो भी किया, लेकिन इसके मल्टीपल फ़वाइद आपको दोबारा से बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप भी इसका इस्तेमाल करें और इससे हासिल होने वाले फ़वाइद जो हैं आप तक पहुँच सकें। मैदे की तेज़ाबियत दूर करता है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि खाना खाते हैं तो उनको ब्लॉटिंग का इशू रहता है और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, खट्टे पानी के डकार आते हैं, सो ये उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है और आपकी तबीयत में ताज़गी भी लेकर आता है। फिर जी, दिल के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए इस्बगोल का छिलका बहुत अहमियत का हामिल है, और अगर आप इसको घर में मशरूबात में इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ कहीं आपकी प्यास की तस्कीन के लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए मुफीद है। तो कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनको मुसलसल इशू रहता है पेट दर्द का या फिर लूज़ मोशन का, या जिनको फील होता है वो जैसे ही खाना खा रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, इस्बगोल का इस्तेमाल अगर वो रूटीन करना शुरू कर देंगे, ये खाली पेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह ये रहे, खाने के फ़ौरन बाद आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आपने वक्त देना है, फिर इसके बाद इस्तेमाल करना है। बड़ी आंत के कैंसर के ख़िलाफ़ मौसर है और इसके साथ साथ कैंसर के बनने के अमल को ये रोक देता है। सो मल्टीपल फ़वाइद हैं, मोटापा इससे कम हो सकता है, सबसे बड़ा आपकी सेहत तंदुरुस्ती रहती है, स्टमक आपका ठीक रहता है, खाना आपका हज़म हो जाता है। तो बहुत सारे मसाइल का हल इस्बगोल का छिलका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में कर सकते हैं, खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी, और निहार मुँह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो नाज़रीन, ये थे जी फ़वाइद इस्बगोल के छिलके के, जो कि आपके साथ शेयर कर दिए। हर एज का बंदा इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपका अगला सेगमेंट जो कि बहुत पसंदीदा है, आपको पता चलता है सेल्स कहाँ कहाँ हैं बचत बाज़ार में। पहला ब्रांड है जनरेशन, जहां पर आपको बहुत ही क्लासी कपड़े भी नज़र आते हैं और ट्रेडिशनल कपड़े अगर आपने ख़रीदने हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे 50% ऑफ। जे डॉट पे अगर आप जा रहे हैं तो जे डॉट पे जी आपको मिलेगा 25% ऑफ। बोनेंजा पे अगर आप जाएंगे 60% ऑफ।
आउटफिटर्स पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर 30% ऑफ होगा। इन ब्रांड्स पे ऑफ है, आप जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी आप लोगों के पास मौजूद है, सो आप जा सकते हैं, अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि जी आप खुद जाके शॉपिंग कर लें, जो इशू है वो भी नहीं रहता साइज़ वगैरह का, क्योंकि ऑनलाइन अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये थे जी वो ब्रांड जहाँ पर सेल्स लगी हैं, आप जा सकते हैं, बचत कर सकते हैं, सेल्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आपका प्लान है मोबाइल ख़रीदने का, ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास होंगे। कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा? पहला मोबाइल ओप्पो A7, कीमत है 31,999 रुपये, यानी 31,999 रुपीज़। ओप्पो का ही A52 मोबाइल अगर आप खरीदेंगे मिलेगा आपको 34,999, 34,999 रुपीज़। ओप्पो A9 मोबाइल 37,000, 37,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी? ओप्पो A16 मोबाइल 38,999 रुपये। अच्छा जी, सो ये थे हमारे मोबाइल रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मोबाइल रेट्स भी आपको बता दिए, और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि ऑफ़ कहाँ कहाँ लगी हैं। सो वीकेंड पे आप शॉपिंग तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं, घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन भी हमने दे दी। सो नाज़रीन, हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिएगा, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ आपसे हम हमेशा रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप अपनी तजावीज़ हम तक पहुँचाएँ। आप हमारे शो में क्या देखना चाह रहे हैं? अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अपने शो में भी मदऊ करेंगे। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम रहती हैं, और हेल्थ के हवाले से कोई टिप अगर आप चाहते हैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।